नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी किसानों की होली की, पीएम की मन की बात करेंगे तमिलनाडु में राहुल गांधी की हुंकार की, जानेंगे बंगाल में अपने ही जाल में कैसे फंसी बीजेपी, और बुलेटिन के आखिर में बात 4 करोड़ वाहनों पर टैक्स लगाने की तैयारी में जुटी बीजेपी सरकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पुडुचेरी चुनाव में कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, मुफ्त वैक्सीन से लेकर गृहिणियों को 1000 रुपए प्रतिमाह का किया वादा, नई शिक्षा नीति को रद्द करने के लिए उठाए जाएंगे कदम। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बयान, कहा ये बंगाल है, बीजेपी का माइंड गेम काम नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और शनिवार को पहले चरण के लिए हो चुका है मतदान। सब्सिडी वाले चावल के मुद्दे पर बोले केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, केरल में सब्सिडी वाले चावल के वितरण पर निर्वाचन आयोग को गुमराह कर रहा विपक्ष की शिकायत के बाद आयोग ने वितरण बंद करने का दिया आदेश। तृणमूल कांग्रेस का चुनाव आयोग को पत्र, चुनाव एजेंट की नियुक्ति में दी गई ढील वापस लेने की मांग, पार्टी ने आयोग पर बीजेपी की मदद करने की उठाई बात। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। देश में आज होलिका दहन किया गया। देश भले ही होली मना रहा हो, लेकिन किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन को 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और किसान संगठनों ने तय कर लिया है कि होली हो या दिवाली, यदि कानून वापस नहीं हुआ तो उनका हर त्योहार दिल्ली के बॉर्डर पर होगा। तो कैसे किया किसानों ने होलिका दहन, देखिए ये रिपोर्ट। किसान आंदोलन को 122 दिन हो गए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। किसान आंदोलन को धार दे रहे हैं तो वहीं सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है। पिछले 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है सरकार और किसानों के बीच बातचीत को रुके हुए। हालांकि किसान इस बात को कई बार कह चुके हैं कि सरकार अगर खुले मन से बातचीत के लिए बुलाती है तो किसान जाने के लिए तैयार हैं। सरकार बातचीत से हल निकालने की बात तो कर रही है, लेकिन किसानों के सामने कोई नया प्रस्ताव नहीं रखा जा रहा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों और सरकार के बीच चले आ रहे गतिरोध को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार इस मसले को सुलझाने के लिए रास्ता निकालेगी। केंद्र बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत की तो तैयारी है, लेकिन बातचीत होती नहीं दिख रही है। किसानों का रुख साफ है। सरकार को चेतावनी देते हुए किसानों ने आज होलिका दहन के समय नए कृषि कानून की भी होली जलाई। सिंधु टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर सहित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर कृषि कानून की प्रतियां जलाकर विरोध किया गया। किसान पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बात सुनी जाए। सरकार किसानों की बात तो नहीं सुन रही, लेकिन आज पीएम ने अपने मन की बात जरूर देशवासियों से की। पीएम के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन आज भी हुआ। तो अपने मन की बात में क्या कहा पीएम ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जोश और उत्साह से लबरेज योगी सरकार ने वादे तो बहुत किए, लेकिन उनके वादे धरातल तक पूरे होते नहीं दिखे। अब उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसकी तैयारी में अभी से ही राजनीतिक दल जुट चुके हैं। तो वहीं हाल ही में अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे करने वाले सीएम योगी अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटे हुए हैं। फिर भले ही सीएम योगी ये भूल बैठे हों कि किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन अब अपनी सफलता का गुणगान करने वाले सीएम योगी एक बार फिर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आरटीआई के जरिए एक रिपोर्ट सामने आई है, जिससे सीएम योगी के दावे झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं। दरअसल 4 साल बेमिसाल का नारा देकर योगी सरकार ने 86 लाख किसानों के कर्ज माफी का दावा किया है, जबकि आरटीआई में यह खुलासा हुआ है कि 4 साल में यूपी में महज 45,24,144 किसानों के कर्ज माफ हुए हैं। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने फसल ऋण योजना के तहत किसानों की कर्ज माफी के किसानों की संख्या ही नहीं, बल्कि रुपयों के आंकड़ों में भी बड़ी गड़बड़ी की है। आरटीआई में दी गई जानकारी के मुताबिक 2017 से 2020 तक 25,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों की माफ की गई है, लेकिन इस पर सरकार ऐसा दावा कर रही है कि प्रदेश में 36,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया गया है। अब इन सब के बाद ये साफ हो रहा है कि योगी सरकार अपनी सफलता तो गिना रही है, लेकिन सफलताओं के साथ ही विफलताएं गिनाने में पीछे रह गई है। अब ऐसे में योगी सरकार के दावे झूठे साबित होते दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर और कितना झूठ बोलेगी योगी सरकार, और आखिर कब उठाएगी जनता के हित में कदम। ये तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा। वक्त होली का है और संक्रमण भी बढ़ता दिख रहा है, इसीलिए पीएम ने होली पर लोगों से सावधानियां बरतने को कहा है। लेकिन जहां चुनाव है वहां इस तरह की सावधानियां नहीं दिख रही हैं और सरकार भी इस तरह की कोई अपील नहीं कर रही है। चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज के संबोधन का मुख्य केंद्र खासतौर से होली का त्योहार रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत में मन की बात के श्रोताओं का आभार जताया। कहा कि ये मन की बात का 75वां संस्करण है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी बारीक नजर से मन की बात को फॉलो किया है। आप जुड़ रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, आनंद का विषय है। उन्होंने कहा कि मन की बात के सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि आपके साथ के बिना ये सफर संभव ही नहीं था। बीते साल के त्योहारों को याद करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसा लगता है मानो ये कल की ही बात हो जब हम सभी ने एक साथ मिलकर ये वैचारिक यात्रा शुरू की थी। जब 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी का पावन पर्व था। संयोग देखिए कि आज होलिका दहन है। एक दीप से जले दूसरा राष्ट्र रोशन हो हमारा। इस भावना पर चलते चलते हमने ये रास्ता तय किया है। हम लोगों ने देश के कोने कोने से लोगों से बात की, उनके असाधारण कार्यों के बारे में जाना। आपने भी अनुभव किया होगा हमारे देश के दूर दराज के कोनों में भी कितनी अभूतपूर्व क्षमता पड़ी हुई है। भारत माँ की गोद में कैसे कैसे रत्न पल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 75 एपिसोड के दौरान जिन भी विषयों पर बातचीत की, उन विषयों को याद किया। कभी नदी की बात तो कभी हिमालय की चोटियों की बात तो कभी रेगिस्तान की बात, कभी प्राकृतिक आपदा की बात तो कभी मानव सेवा की अनगिनत कथाओं की अनुभूति, कभी टेक्नोलॉजी का आविष्कार तो कभी किसी अनजान कोने में कुछ नया कर दिखाने वाले किसी के अनुभव की कथा। इसके अलावा उन लोगों को भी याद किया जिन महान विभूतियों को बीते साल समय समय पर श्रद्धांजलि दी, उनके बारे में जाना जिन्होंने भारत के निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया है। कार्यक्रम के अंत में पीएम ने 75वें एपिसोड के समय सबसे पहले मन की बात को सफल बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, इससे जुड़े रहने के लिए हर श्रोता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देखिए कितना बड़ा सुखद संयोग है कि आज मुझे 75वीं मन की बात करने का अवसर, यही महीना आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव के आरंभ का महीना। अमृतसर महोत्सव दांडी यात्रा के दिन से शुरू हुआ था, 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। किसी स्वाधीनता सेनानी की संघर्ष गाथा हो, किसी स्थान का इतिहास हो, देश की कोई सांस्कृतिक कहानी हो, अमृत महोत्सव के दौरान आप उसे देश के सामने ला सकते हैं, देशवासियों को उससे जोड़ने का माध्यम बन सकते हैं। वहीं अमृत महोत्सव का मतलब समझाते हुए कहा कि हम नए संकल्प करें, उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए जी जान से जुट जाएं। संकल्प वो हो जो समाज, देश की भलाई, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हो, तथा संकल्प वो हो जिसमें मेरा अपना स्वयं का कुछ न कुछ जिम्मा हो, मेरा अपना कर्तव्य जुड़ा हुआ हो। मुझे विश्वास है कि गीता को जीतने का ये स्वर्ण अवसर हम लोगों के पास है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू का जिक्र किया, कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम किया, साथ ही दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दोहराते हुए कहा कि कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए, दवाई भी कड़ाई भी। सिर्फ मुझे बोलना है ऐसा नहीं, हमें जीना भी है, बोलना भी है, बताना भी है। लोगों को दवाई भी कड़ाई भी मंत्र के लिए प्रतिबद्ध बनाते रहना भी है। तमिलनाडु में मुकाबला कड़ा दिख रहा है और कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। तमिलनाडु की तरह पश्चिम बंगाल में भी जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। यहाँ राजनीतिक दल हर तरह की चाल चल रहे हैं और अब बीजेपी और टीएमसी के बीच ऑडियो टेप के सहारे एक दूसरे की घेराबंदी की जा रही है। टीएमसी के ऑडियो टेप से बीजेपी परेशानी में पड़ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में इन दोनों चुनावी हलचल जोरों पर है। हर दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है तो राजनेता जनता के बीच जाकर उन्हें साधने में जुटे हैं। और इसी के मद्देनजर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने चेन्नई में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और अन्ना द्रमुक पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि तमिलनाडु के सीएम जब मोदी और शाह के पैर छूते हैं, उनके सामने झुकते हैं तो देखकर बुरा लगता है। जब मैं ये देखता हूँ कि तमिलनाडु के सीएम को प्रधानमंत्री कंट्रोल कर रहे हैं और सीएम चुपचाप उनके पैर छू रहे हैं तो मैं ये स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। राहुल गांधी अपने संबोधन के दौरान लगातार बीजेपी पर निशाना साधते रहे। इसके चलते आगे उन्होंने कहा कि ये सम्मान का रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता असम्मान को दर्शाता है, ये रिश्ता अपमान को दर्शाता है। एक निर्वाचित प्रतिनिधि पावरफुल शख्स के पैर छूता है, ये सब केवल बीजेपी में ही हो सकता है। ये सब सिर्फ वही मुमकिन है। बता दें कि तमिलनाडु में एआईएडीएमके गठबंधन और डीएमके गठबंधन के बीच जबरदस्त मुकाबला छिड़ा है। यहाँ एआईएडीएमके के सामने जयललिता के बिना चुनाव मैदान में उतरने की चुनौती है, तो वहीं डीएमके भी करुणानिधि के बिना किस्मत आजमा रही है। अब ऐसे में राज्य में राहुल गांधी लगातार अपना दम भरने पहुंच रहे हैं। यहाँ 6 अप्रैल को मतदान होना है। हालांकि जनता पर अब किसकी बातों का कितना असर पड़ता है ये तो 2 मई के नतीजे आने के बाद ही पता चल सकेगा। टीएमसी ने जो ऑडियो जारी किया उसकी सच्चाई आज गृह मंत्री ने भी स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने सफाई दी कि जो बात ऑडियो में है वो बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखित में भी दी है। नया कुछ नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में रोज कुछ नया हो रहा है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे दाग का अब तक बचाव कर रही शिवसेना भी अब उनसे सवाल पूछने लगी है। उसके बाद महाराष्ट्र में बयानों की झड़ी लग गई है। देश में इस वक्त 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा पारा पश्चिम बंगाल में चढ़ा हुआ है। यहाँ बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है, इसलिए दोनों दलों के बीच घमासान छिड़ा है। पहले तो दोनों दल एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी भी करते रहे थे, लेकिन अब तो ऑडियो जारी कर एक दूसरे में खोट निकाल रहे हैं। पहले बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी का कथित ऑडियो जारी कर दावा किया कि उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता से चुनाव में मदद मांगी। वहीं अब टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता मुकुल रॉय चुनाव आयोग को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सत्तारूढ़ पार्टी ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि इस बातचीत में रॉय चुनाव आयोग को प्रभावित करने की बात कह रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑडियो में मुकुल रॉय कथित तौर पर कहते हैं कि चुनाव आयोग से अनुरोध किया जाना चाहिए कि प्रशासनिक आदेश पारित करके बंगाल के किसी भी मतदाता को राज्य के किसी भी बूथ पर एजेंट होने की अनुमति दी जाए। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने ऑडियो क्लिप के हवाले से कहा है कि इसमें मुकुल रॉय और शशि बाजोरिया बात कर रहे हैं। मुकुल रॉय बाजोरिया से कहते हैं कि उन्हें चुनाव आयोग से संपर्क करके नियमों को बदलने की मांग करनी चाहिए, ताकि बाहरी लोगों को भी बूथ एजेंट बनाया जा सके। केवल स्थानीय लोगों को ही बीजेपी का बूथ एजेंट न बनाया जाए। बीजेपी हर बूथ पर एजेंट देने में सक्षम है। इस ऑडियो क्लिप के साथ टीएमसी ने मुकुल रॉय पर कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं टीएमसी के इन आरोपों से पहले नंदीग्राम में बीजेपी के नेता प्रलय पाल ने एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा था कि ममता बनर्जी ने उन्हें खुद फोन किया था। उन्होंने तृणमूल को जीत दिलाने में मदद करने के लिए कहा था, जहां से उनके पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी मैदान में हैं। ममता बनर्जी के कथित ऑडियो जारी करने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता की स्थिति सही नहीं है। वहीं बीजेपी के इस आरोप पर अब टीएमसी ने जवाब दिया है, इसमें बीजेपी फंस गई है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे किए हैं, जिसके बाद से सीएम योगी एक के बाद एक अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसके बाद यूपी सरकार के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो आखिर ऐसा क्या खुलासा हुआ रिपोर्ट में, देखिए इस खबर में। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख लिखकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को सलाह दी कि सचिन वाजे मामले में अनिल देशमुख को कैसा बर्ताव करना चाहिए। सामना में लिखा गया कि अनिल देशमुख को ये पद अचानक मिल गया। वो गृह मंत्रालय के लिए एनसीपी की पहली पसंद नहीं थी। जयंत पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल ने ये पद स्वीकार करने से मना कर दिया। इसके बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ये पद अनिल देशमुख को सौंपा। इस पद की एक गरिमा है, गृह मंत्री ने अधिकारियों से बेवजह विवाद ले लिया। सामना में लेख के बाद एनसीपी के नेताओं के तीखी प्रतिक्रिया आई। अजीत पवार ने गहरी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, एनसीपी कोटे से किसे कौन सा पद मिलेगा ये शरद पवार तय करते हैं, किसी दूसरे को इस पर सवाल करने का कोई अधिकार नहीं। खासकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लोगों को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। इस तरह के बयान देना सही नहीं है। इस तरह के बयान गठबंधन में समस्या पैदा करेंगे। तो वहीं राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी प्रतिक्रिया दी। अनिल देशमुख ने कहा, इस मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने का फैसला किया गया। मैंने स्वयं परमवीर के आरोपों की जांच कराने की सीएम उद्धव ठाकरे से मांग की थी। जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने बयान देते हुए कहा कि सामना में जिस तरह से लिखा है ऐसा लिखने का उन्हें पूरा अधिकार है, लेकिन ये कहना कि अनिल देशमुख एक्सीडेंटल गृह मंत्री हैं, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये गलत है। नवाब मलिक ने यह भी कहा कि अनिल देशमुख 5 बार विधायक रहे हैं, तकरीबन 18 साल राज्य मंत्री रहे, मंत्री बनकर काम किया। ऐसे में ये कहना कि अनिल देशमुख को अचानक गृह मंत्री पद मिल गया, ये उचित नहीं है। हाँ, कुछ जो कमियां गिनाई गई हैं उसे दूर करने का काम करेंगे। बहरहाल विपक्ष के सवालों के बीच अब गठबंधन के अंदर से उठी आवाजों के बाद महाराष्ट्र सरकार के सामने मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। और बुलेटिन की आखिर में बात पुराने वाहनों की फिटनेस को लेकर सरकार के सख्त कदम की। केंद्र सरकार सत्ता में आने के बाद से ही स्वच्छ भारत का अभियान चला रही है, जिसके बाद अब पर्यावरण को लेकर सरकार ने नया फैसला किया है। इस फैसले के चलते कई ऐसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जिनका वाहन 15 साल या से ज्यादा पुराना है। जी हां, अब सरकार 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की फिटनेस को लेकर सख्त कदम उठाने जा रही है। तो क्या कदम उठाने वाली है सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। देश में पर्यावरण की स्थिति लगातार खराब हो रही है, जिसके चलते अब सरकार पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कदम उठा रही है। और इसी के मद्देनजर सरकार अब वाहनों की फिटनेस को लेकर सख्त कदम उठाने जा रही है। सरकार 15 साल से अधिक पुराने वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने की तैयारी में है। सरकार ने इसकी तैयारी इस साल के जनवरी से ही करते हुए हरित कर लगाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया था। और इस प्रस्ताव के तहत 8 साल से अधिक पुराने वाहनों पर फिटनेस प्रमाणन के नवीकरण के समय पथकर के 10 से 25%
15% के बराबर कर लगाया जाएगा। वहीं व्यक्तिगत वाहनों पर भी 15 साल के बाद नवीकरण के समय कर लगाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन वाहनों मसलन बसों आदि पर भी हरित कर लगाया जाएगा, लेकिन इस पर कर की दर कम होगी। इतना ही नहीं, जिन शहरों में पर्यावरण की स्थिति नाजुक है उन शहरों में पंजीकृत वाहनों पर ऊंचा यानी पथकर के 50% के बराबर कर लगाने का प्रस्ताव है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में ऐसे वाहनों के आंकड़ों को डिजिटल किया है। आंकड़ों के अनुसार 4 साल से अधिक वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। इनमें से 2 करोड़ वाहन तो 20 साल से अधिक पुराने हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा कर्नाटक में करीब 70 लाख पुराने वाहन हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में ऐसे वाहनों की संख्या 56,54,000 है, जिनमें से 24,55,000 वाहन 20 साल से ज्यादा पुराने हैं। राजधानी दिल्ली में 49,93,000 वाहनों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। दिल्ली में 35,11,000 वाहन 20 साल से अधिक पुराने हैं। इसी तरह से देश के अलग अलग राज्यों में ऐसी ही संख्या है, जिसके चलते अब सरकार का उद्देश्य यही है कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जाए। वहीं सरकार हरित कर के साथ ही स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लेकर आई है। इस पॉलिसी के तहत सरकार लोगों को पुराने वाहन देकर नए वाहनों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी, जिसके बाद अब आने वाले समय में या तो आपको कर देने के लिए तैयार रहना होगा या फिर अपने लिए नया वाहन लेने की योजना बनानी होगी। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।